स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everybody, a very good morning and welcome once again to the Study IQ IAS। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अभिषेक सिंह राठौर स्टडी IQ IAS के इस चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में, इस श्रृंखला में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एक बहुत ही विशेष किताब से। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर बुक दैट विच वी आर कवरिंग राइट नाउ, दिस इज अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड मेक इट श्योर कि ये जो किताब है दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर नीड्स इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हम लोग ऑलरेडी कई सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और हमने ऑलरेडी बात की है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा हुआ है कि मुगल एम्पायर जो है बेसिकली ये किन किन वजहों से डिक्लाइन करता है, क्या क्या उसके पीछे रीजंस होते हैं, वो अलग अलग रूलर्स के टाइम पीरियड में अलग अलग पॉलिसीज कौन कौन सी थी, वो सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक समराइज्ड व्यू जो है देखेंगे, अलग अलग स्कॉलर्स का क्या ओपिनियन है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड उनके अकॉर्डिंग क्या क्या कारण हो सकते हैं। एग्जामिनेशन में यूजुअली क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन रहता है? दैट द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स was an outcome of the external invasions and internal crisis. Discuss with examples। ओके, तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा। और जब ये क्वेश्चन आपको दिखेगा तो इसमें आपको बेसिकली एक चीज समझानी पड़ेगी एग्जामिनर को। मतलब आंसर के थ्रू आपको समझाना क्या पड़ेगा? आंसर के थ्रू आपको ये समझाना पड़ेगा कि बेसिकली क्या क्या एक्सटर्नल इन्वेजन्स जो हैं वो कितने कितने हुए और उनका क्या इन्फ्लुएंस था, प्लस इंटरनल क्राइसिस मेनली क्या क्या थी और किस तरीके से ये क्राइसिस जो है इसकी वजह से इन्वेजन होता है और इन्वेजन की वजह से कैसे क्राइसिस और ज्यादा बढ़ती जाती है ना। तो ये ओवरऑल एक कोरिलेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। यूजुअली आपको कभी भी जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो क्वेश्चंस कभी भी आपको एकदम डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। यूपीएससी यूजुअली डज नॉट आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे एक्चुअली फोर्स यू टू हैव योर ओन एनालिसिस अबाउट द सब्जेक्ट एंड देन आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज हम लोग यही जानेंगे, रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, तो भाई हम लोग ऑलरेडी ये चीज समझते हैं कि मुगल एम्पायर, जिसको कि बाबर ने स्टैब्लिश किया था और जो कि एक कह सकते हैं इट वॉज अ माइटी एम्पायर। आपको बताता चलूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है दरअसल में वो मुगल एम्पायर का एंड है। और मुगल एम्पायर इसलिए इतना ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता कि हम लोग कहीं ना कहीं सिर्फ उसी के बारे में पढ़ते आए हैं। ऐसा कई सारे लोग कहते हैं ना कि भाई इंडियन हिस्ट्री में हम सिर्फ मुगलों की हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। तो बेटे इसलिए पढ़ते हैं मुगलों की हिस्ट्री बिकॉज इफ यू रिमेंबर देयर वेर फ्यू एम्पायर्स इन द मिडिवल हिस्ट्री which were called as the gunpowder empires. The gunpowder empires. Okay, gunpowder empires. और ये एम्पायर्स ऐसे एम्पायर्स थे दोस्तों जो कि अपने दौर के दुनिया में सबसे ताकतवर एम्पायर थे। जैसे कि जो इजिप्ट का ममलुक एम्पायर था, जैसे कि जो उज़्बेकों का एम्पायर था, जैसे कि जो टर्क्स का एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर, या
जैसे कि जो मुगल एम्पायर था, यानी मुगलों का राज। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये दुनिया के उस दौर के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक इंडिया में था, और ये हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड इन फैक्ट फॉर अस। ठीक है, नो मैटर व्हाट कि उसमें रूल कौन कर रहा था, ऑब्वियसली मुगल्स कर रहे थे। मुगल्स themselves were the outsiders, however most of them in fact, except if you see बाबर एंड हुमायूं थोड़ा बहुत बाहर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट यूजुअली उसकी भी पूरी लाइफ जो है वो इंडियन अफेयर्स में ही निकली है। बाबर वॉज डेफिनेटली द आउटसाइडर, बट अगर कोई कहे कि नहीं अकबर आउटसाइडर था, या अगर कोई कहे कि जो जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब या उसके जितने भी बाद में आए हैं वो सब आउटसाइडर्स थे, नॉट करेक्ट से, ये सही नहीं होगा। कई लोगों को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लेकिन अब फैक्ट जो है सो है, फैक्ट तो फैक्ट होता है ऑब्वियसली। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इनके डिक्लाइन के पीछे क्या कारण था, तो डिक्लाइन के पीछे भी कोई एक कारण नहीं था। कम से कम ये तो बिल्कुल कारण नहीं था कि दे वर आउटसाइडर्स और कुछ लोकल रिवॉल्ट, ऐसा कुछ, नथिंग लाइक दैट। रिवॉल्ट थे, बट मोस्टली वो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से थे। थोड़ा बहुत उसमें रिलीजियस एंगल जरूर था, लेकिन वो सिर्फ औरंगजेब के टाइम पीरियड में देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, तो आखिर क्या कारण था, क्यों हुआ ये डिक्लाइन, अगर जानने की कोशिश करें तो थियोरीज एंड व्यू पॉइंट्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, नंबर ऑफ थियोरीज आर देयर। अ हिस्टोरियन, a very famous historian, Sir Jadunath Sarkar, who actually has the expertise on the matters pertaining to the Mughal Empire, particularly Aurangzeb's history. He has done the excellent work related to that. So he criticized the reign of Aurangzeb for the decline of the Mughal Empire. Aurangzeb's religious and Deccan policies contributed to the empire's decline. And why so? Because if you see the religious policies, right, the religious policies, you will realize one thing, that Aurangzeb had actually given up the tolerant religious policies adopted by the previous Mughals. यानी औरंगजेब से पहले जो थे, भाई शाहजहां देखो, शाहजहां भी रिलीजियसली थोड़ा सा फैनेटिक था, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कट्टर था। इनफैक्ट शाहजहां के द्वारा ही देखा जाए तो डेक्कन के जो शिया किंगडम्स थे, उनके खिलाफ जो अभियान शुरू किए गए थे वो शाहजहां के द्वारा शुरू किए गए थे। पहले शाहजहां ही था जो डेक्कन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश में जी जान से लगा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कि ये शिया किंगडम्स एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। जिनको आइडिया ना हो तो उनको बताता चलूं कि मेडिवल पीरियड में विजयनगर का साम्राज्य आप सब जानते होंगे, उसका कंटेम्पररी था बहमनी साम्राज्य। ठीक है ना, बहमनी जो है वो टूट करके 5 अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है ना, अगर आपको नाम याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो आप जान सकते हैं कौन कौन से थे। अहमदनगर, राइट, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा। ठीक है, इनके जो किंग्स थे, बेसिकली इनके जो कह सकते हैं सुल्तान्स थे, देवर मोस्टली शिया। अब उनकी एग्जिस्टेंस शाहजहां को अनएक्सेप्टेबल थी भाई। ठीक है ना, बट अगर इस बात को हम छोड़ दें तो बाकी अगर आप जहांगीर को देखें, आप अकबर को देखें, आप हुमायूं को देखें, यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि बाबर को भी देखें, क्योंकि उसने तुज़ुक बाबरी में ऐसी कई चीजें लिखी हुई हैं जिससे यह पता चलता है कि वो रिलीजियसली टॉलरेंस जो है, वो टॉलरेंस में विश्वास करता था। हालांकि एक बात और बताना चलूं, अब जब बात यहां पर चल रही है तो मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी देता जाऊंगा इस सब मुद्दों पर। दरअसल में पूरे मिडिवल पीरियड में जो मुगल टेन्योर रहा है, ज्यादातर मुगल रूलर्स जो हैं पॉलिटिकल, देवर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट, मतलब राजनीति की जैसी जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर रहता था। यह बात पहले के रूलर्स के बारे में भी ट्रू थी और आज के रूलर्स के बारे में भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, आपको उसी से बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। बाबर के बारे में सभी लोगों का ओपिनियन यह रहता है कि ही वॉज अ रिलीजियस फैनेटिक, एक कट्टर इस्लामिक रूलर था वो।
बट लेट मी टेल यू देयर आर टू डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट जो है जिसमें जब वो बैटल ऑफ खानवा में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, उसकी हार लगभग तय थी, तो उसके पहले बाबर क्या करता है, अपने सभी सोल्जर्स जो बचे हुए थे उन सभी सोल्जर्स को जिहाद का कॉल देता है। किसका कॉल देता है? जिहाद का कॉल देता है। अपने सभी सोल्जर्स को एक ड्रीम दिखाता है। किसका ड्रीम दिखाता है? गाजी और शहीद बनने का ड्रीम दिखाता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से उसने रिलीजन का यूज किया। गॉट इट? जबकि जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं वो तो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो बेसिकली है ना टर्को मंगोल ओरिजिन के जो मुगल्स हैं, जो बेसिकली चगताई टर्क्स थे, ये तो सेंट्रल एशिया के किसी लोकल डीटी की पूजा करते थे। वो भी एक अलग बात है ना? दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। वसीयतनामा करके एक रेफरेंस मिलता है जहां पर बाबर ने हुमायूं को कुछ इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं along with his will। will मतलब होता है वसीयत। अब उसमें उसने साफ साफ कहा है, अगर आप चाहें तो यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट एज वेल आफ्टर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले ये सब चीजें मत करना। उसमें साफ साफ बोला गया है बाबर के द्वारा अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि भाई यहां के लोग जो हैं ये गायों को बड़ा पवित्र मानते हैं, सो रेस्पेक्ट करना उस चीज को, उस जानवर की रेस्पेक्ट करना। राइट? यहां के लोगों के कल्चर, यहां के लोगों की लैंग्वेज और यहां के जो है बोलचाल और पहनावे को रेस्पेक्ट करना, बिकॉज द पीपल हियर आर वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर कल्चर। इसका एक साफ साफ मीनिंग निकलता है कि कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में दे वर नॉट एक्सट्रीमली यू कैन से फंडामेंटलिस्ट एज फार एज देयर रिलीजियस ओपिनियन वॉज कंसर्न। लेकिन औरंगजेब वॉज एक्सेप्शन। औरंगजेब थोड़ा एक्सेप्शनल था। उसकी रिलीजियस पॉलिसीज कुछ ऐसी थी कि नॉन मुस्लिम्स के जो फीलिंग्स थी उसकी, है ना, सेंसिटिविटीज की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता था। दूसरी चीज की उसकी इसी पॉलिसीज की वजह से उसने कई सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करवाए, जजिया रीइंपोज करवा दिया। तो एक मेजर जो है ना मेजॉरिटी सेक्शन जो है वो नाराज हो गया। जब मेजॉरिटी सेक्शन नाराज हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसके अलावा, है ना, जो पॉलिटिकल कह सकते हैं पार्टनर्स रहे होंगे मुगल्स के, जैसे कि राजपूत्स, उनको भी बुरा लगेगा। तो हमने देखा था ना भाई कि मारवाड़ के चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे आमेर के जय सिंह हो, ये दोनों बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। हालांकि जय सिंह जो है औरंगजेब के बड़े करीबी थे। आपको याद होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अभियान के लिए भी औरंगजेब ने जय सिंह को ही भेजा था। ठीक है ना? जय सिंह यूजुअली जो है वो नॉर्थ वेस्ट का भी जो है ना फ्रंटियर संभालते थे। तो कुल मिलाकर के ही वॉज ट्रस्टवर्दी एंड वेरी कैपेबल कमांडर, लेकिन रिलीजियस पॉइंट पर उनकी भी कोई इज्जत नहीं होती थी एज सच। ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट, डेक्कन पॉलिसी की बात करें तो डेक्कन पॉलिसी जो है बेसिकली मुगल गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है गोलकुंडा, बीजापुर, कर्नाटका रीजन पे बढ़ाने का एक प्रयास था। और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं दैट दिस ऑल्सो एक्सपोज द मुगल कम्युनिकेशन लाइन टू मराठा रेड्स। देखो मराठाज, इसके पहले तक आप समझो जरा बात को, मराठाज ने मुगलों से दुश्मनी नहीं की थी। ध्यान से सुनिएगा, मुगलों ने मराठाज से दुश्मनी मोल ले ली। मराठाज अपने लोकल एरिया के बॉस थे। वेरी सिंपल। अपने लोकल एरियाज में अगर बीजापुर किंगडम का इन्फ्लुएंस है, अहमदनगर किंगडम का इन्फ्लुएंस है, तो जो थोड़े से पॉलिटिकल एम्बिशंस वाले मराठास थे वो इनके यहां जॉब करते थे। लेकिन ओवरऑल जो मराठा वॉरियर्स थे वो इन्हीं किंगडम्स के ऊपर लगातार अटैक करते रहते थे, रेड मारते रहते थे। ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल शाहजी भोसले जो हैं, शिवाजी के फादर शाहजी भोसले जो हैं, तो वो पहले, है ना, वो पहले अहमदनगर में, है ना, उसके बाद फिर बीजापुर में जॉब पर थे। वो ही वॉज अ रॉयल कोर्ट मेंबर। अब यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जब मुगल्स डेक्कन के किंगडम पर अटैक करने लगे, यानी कि उधर के एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे, तो फिर अब मराठास किसके ऊपर अटैक करेंगे?
जो वहां का ओनर, वहां का रूलर रहेगा। अब वो अगर मुगल्स रूलर हैं, कोई बात नहीं, मुगल्स के ऊपर अटैक करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो इसका साफ साफ मतलब यह हुआ कि मुगल्स के लिए मराठास का, है ना, जो क्राइसिस डेवलप होता है उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं था, खुद मुगल्स की डेक्कन पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल थी। डेक्कन पॉलिसी सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, डेक्कन पॉलिसी इज अ वेरी वाइड टॉपिक। यहां पर हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करेंगे थोड़ा सा। देखो वाइड टॉपिक क्यों बोला मैंने, बिकॉज डेक्कन पॉलिसी में और भी चीजें थी। अब जब डेक्कन पॉलिसी में इतना ज्यादा पैसा जा रहा है, फाइनेंशियल लॉस, इतना ज्यादा टाइम जा रहा है, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा अटेंशन वहां पर बना हुआ है, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि औरंगजेब का एक्सेसिव कंसंट्रेशन डेक्कन पर होने की वजह से बाकी के एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस ग्रो हो जाएगी और फाइनेंशियल ट्रबल्स भी फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज डेक्कन के वॉर को फंडिंग देने के लिए, लड़ाइयों को पैसा मिलना चाहिए ना भाई, बिना पैसे की लड़ाई कैसे होगी? तो डेक्कन वॉर्स की फंडिंग के चक्कर में नॉर्थ से जो है ना, नॉर्दर्न इंडिया से जो एग्रीकल्चरल इनकम, रेवेन्यू जो इकट्ठा हो रहा था, वो यहां पर लड़ाइयों में वेस्ट हो रहा था। ठीक है ना? तो रिजल्ट क्या निकला? अल्टीमेटली औरंगजेब ने डेक्कन तो जीत लिया, डेक्कन तो उसने जीत लिया, बट व्हाट वाज द आउटकम ऑफ इट? क्या मिला उसको इस जीत से? कुछ भी नहीं। क्यों? अब कई लोग बोलेंगे कि सर वो डेक्कन के पोर्ट्स तो मिल गए ना। भाई पोर्ट्स मिल गए, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स करने के लिए सिर्फ पोर्ट्स तो नहीं चाहिए। पोर्ट्स के साथ हमें वो सामान, वो प्रोडक्ट भी तो चाहिए जिसका एक्सपोर्ट करना है। उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी तो चाहिए अगर हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो। औरंगजेब के टाइम पर नो डाउट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यूएशंस अकबर के टाइम से ज्यादा थी, बट एट द सेम टाइम आप ये भी तो देखो कि एवरेज जो प्रोडक्शन ऑफ कह सकते हैं एवरेज अर्निंग और रेवेन्यू जो था मुगल एम्पायर का, वो कितना ज्यादा डिक्लाइन कर रहा था, क्योंकि जो एरिया अंडर द मुगल एम्पायर था दैट वाज ह्यूज, बट द रेवेन्यू इन दैट रेशियो इट वाज नॉट ग्रोइंग। ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? तो ये जो चीज है, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब ओवरऑल एक लॉस वाला मैटर था, इसमें कोई फायदा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आते हैं एग्रेरियन क्राइसिस के ऊपर। ठीक है ना? एग्रेरियन क्राइसिस के मामले में मेडिवल हिस्ट्री में एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का अगर कोई एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखने वाले राइटर हैं, वो हैं डॉक्टर इरफान हबीब। ठीक है ना? इनके जो फादर साहब थे वो भी एक बड़े बेहतरीन जाने माने हिस्टोरियन थे। ठीक है ना? आपने मोहम्मद हबीब का नाम सुना होगा बेसिकली, तो वो है, राइट। तो अब यहां पर अगर देखेंगे, राइट, एग्रेरियन क्राइसिस विटनेस्ड ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 17th century वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब इसमें एक चीज आप समझिएगा, यहां पर दरअसल में वही लिखा हुआ है कि डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज मोटिवेटेड बाय पॉलिसी ऑफ कंटेनिंग द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मराठास। ठीक है ना? तो भाई शिया किंगडम्स को रोकने के लिए, मराठास को रोकने के लिए औरंगजेब लगातार डेक्कन पर अपना फोकस बनाए रखा था। ये वही चीज लिखी हुई है जो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब डॉक्टर इरफान हबीब कहते हैं कि एग्रेरियन क्राइसिस जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। अब देखो एग्रेरियन क्राइसिस आया कहां से आया? एक इंसिडेंस मिलता है, ठीक है ना, लाहौरी ने जो शाहजहां नामा लिखा हुआ है बेसिकली, उसमें अगर आप देखें तो एक रेफरेंस मिलता है कि शाहजहां अकाल के टाइम पर भी निकल करके जाता था, वेश बदल करके लोगों की मदद करता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि अकाल पड़ा क्यों? औरंगजेब एक्चुअल में शाहजहां से जिस बात के लिए सबसे ज्यादा चिढ़ता था वो था उसकी फिजूल खर्ची को लेकर के, द एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेस डन बाय शाहजहां। ठीक है? मेनी पीपल वॉन्ट एग्री टू दिस पॉइंट, बट अगेन दिस वॉज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि एक तो नेचुरल कैलामिटी जो है, रेनफॉल वगैरह नहीं होना प्रॉपरली, तो ये तो भाई जाहिर सी बात है, भारत में तो ये कॉमन है कि एग्रीकल्चर बेसिकली इट वाज कंसीडर्ड एज अ गैम्बल ऑफ द मॉनसून। मॉनसून का जुआ कहा जाता है ना भाई खेती को। मॉनसून नहीं आया तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, रूलर का काम क्या होता है? मैनेज करना,
किस चीज को, क्राइसिस को मैनेज करना, जिसमें कि आप फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें कि आप है ना कह सकते हैं कि फार्मर्स का टैक्स माफ कर सकते हैं, जिसमें आप उन्हें लोन यानी तकवी इश्यू कर सकते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन शाहजहां ने क्या किया? ही चेंज्ड द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम 1/3 राइट टू 50%। भाई 33% से बढ़ा करके 50% कर दिया उसने रेट ऑफ टैक्सेशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? और औरंगजेब कोई खास अच्छा काम नहीं करेगा, औरंगजेब विल कंटिन्यू द सेम। अब जिस फार्मर को 50% अपना प्रोडक्शन गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, क्या वो फार्मर कभी गवर्नमेंट को पसंद करेगा? टेल मी यस और नो। जिस फार्मर को अपने प्रोडक्शन का पीक पॉइंट पर प्राइस ही नहीं मिल रहा है, क्या वो फार्मर गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करेगा? ही वॉन्ट डू इट। और इतना ही नहीं, उसमें भी अगर ड्रॉट्स पड़ जाएं, आप फॉर एग्जांपल 1660 के 1660 के डिकेड में आप देखेंगे मालवा में भयानक सूखा पड़ा था, और उस सूखे का इंपैक्ट जो है वो गंगा यमुना के दोआब तक देखने को मिला था। गॉट इट? तो एक तरीके से जो मालवा के एरिया में होने वाली पल्सेस थी, कॉटन थे, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की जो मिलेट्स थे, सब खत्म। इसी प्रकार से अगर देखें तो दोआब के रीजन में जो उगने वाला चावल गेहूं था वो भी बहुत कम, राइट, वो भी बहुत कम। तो एक वाइड स्प्रेड फेमाइन जो है वो देखने को मिलता है, और इस फेमाइन के दौरान, इस अकाल के दौरान भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैक्स वसूली से बाज नहीं आया। नतीजा ये निकलता है कि एम्पायर में एक ह्यूज अनरेस्ट डेवलप होता है। इनफैक्ट अगर आप देखें, द फौजदारी पावर्स गिवन टू द जागीरदार्स फर्दर डिटेरियोरेटेड द एग्रेरियन कंडीशंस। अब आप ये समझिए, जागीरदार के पास टैक्स कलेक्शन करने की अथॉरिटी थी उस एरिया में थ्रू द मुगल ऑफिशियल्स, वेरी गुड, बट आपने तो उनको फौजदारी पावर्स दे दिया, पुलिस पावर्स दे दिया। अब जिसके पास पैसा कलेक्ट करने का सरकारी अधिकार है, उसके पास अगर पुलिस पावर भी आ जाए, वो तो यार जान ले लेगा ना फिर तो। अगर किसी फार्मर ने सूखे का कारण बता करके या कोई भी रीजन बता करके लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, वो तो गया फिर काम से। यही रीजन रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यही रीजन रहता है कि औरंगजेब के शुरुआती रूल में जब ये अकाल और सूखा पड़ता है, उसके बाद हमें 1672 में, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें सतनामी, राइट, सतनामी, और उसके बाद हमें फिर, है ना, ये 1670-72 का जो टाइम पीरियड रहता है ना, बेसिकली ध्यान रखिएगा, 74, ये पूरा टाइम पीरियड जो है लगभग 5 साल का, इसमें हमें सतनामियों के और जाटों के, ठीक है ना, इनके रिवॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, विद्रोह देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों रहता है? 1699 में भी ये रिपीट होगा, 1699 में भी ये रिपीट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भला? ऐसा इसलिए हो रहा है, 1670, 72, 74 छोटे छोटे कई सारे रिबिलियंस देखने को मिलते हैं, जस्ट बिकॉज कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी उसका आउटकम सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी पे पड़ रहा था, देश की एग्रेरियन पॉपुलेशन पर पड़ रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो जागीरदारी क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन था। क्या? जागीरदारी क्राइसिस एक बहुत बड़ा रीजन था। अब देखिए जागीरदारी क्राइसिस क्या होता है और क्यों हुआ जागीरदारी क्राइसिस, मैं इसके बारे में अगर आपसे बताऊं तो आप लोग एक टर्म याद रखिएगा, बल्कि 2-3 टर्म्स हैं, ठीक है ना, जागीर या इक्ता, या ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तर्फ। ये तीनों वर्ड्स जो हैं दोस्तों, तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है, द लैंड एलिजिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन बाय लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। मिडिवल पीरियड में अगर गवर्नर जो है, लोकल गवर्नर जो है, प्रोविंशियल गवर्नर जो है, उसके द्वारा
जिस जमीन के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उस जमीन को हम क्या कहेंगे, जागीर कहेंगे या इक्ता कहेंगे या तर्फ कहेंगे। इक्ता जो है वो सल्तनत का टर्म है, तर्फ जो है वो डेक्कन सल्तनत का टर्म है, और जागीर जो है वो मुगल्स का टर्म है, ठीक है ना। और एक टर्म होता है दोस्तों जिसको कहते हैं खालिसा। खालिसा, दिस वॉज द लैंड राइट, the revenue of which was directly collected and deposited to central treasury, ठीक है ना। सीधा केंद्र सरकार के खजाने में जो जा रहा है जिस जमीन का पैसा, उस जमीन को हम कहेंगे खालिसा। जिस जमीन का पैसा जो है राज्य सरकार के खाते में जा रहा है उसे कहेंगे जागीर। अब होता क्या है, देखो, राज्य सरकार कहिए या लोकल जागीरदार कहिए, अब होता यह है दरअसल में कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में जागीरों की इतनी बाढ़ आ चुकी थी, इतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था। आप याद रखिएगा, इसका जो है ना जागीर है, जागीर रिप्रेजेंट्स द डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। अब एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने के कगार पर पहुंच चुका था। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जागीर से जो इनकम हो रही थी वो इनकम एक टाइम पीरियड के बाद तो स्टेबल हो जाएगी। आप समझिएगा थोड़ी बात को, क्या आप जमीन को खींच तान के बढ़ा सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब आप किसी को जमीन देना चाहेंगे, आपके पास जमीन रहेगी नहीं देने के लिए। मान लिया कि आज आपके पास 500 बीघे जमीन है, आप एक एक बीघा करके बेच रहे हैं, उससे आपका खर्चा बड़े ही धमाके से चल रहा है। पर 500 बीघा जमीन में जब आप 499 बीघा बेच चुके रहेंगे, एक बीघा बचेगा, तब तो आपको रुकना पड़ेगा ना कि भाई अब भी इसको भी बेच दूंगा तो क्या खाऊंगा, है ना। औरंगजेब के सामने भी यही क्राइसिस आ गई। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बढ़ते जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली नए स्टेट्स ऐड होते जा रहे हैं। पर दिक्कत कहां पर आई? जब नए स्टेट्स ऐड हो रहे हैं तो नया लैंड भी तो ऐड हो रहा है, तो उसको क्यों नहीं दे देता वो जागीरों के रूप में? दिक्कत यहां पर आई मेरे भाई कि औरंगजेब के टाइम पर आप समझिएगा जरा, the scarcity of land or jagir that was there during the last year of his reign, he appointed number of jagirdars who that has risen to such a great number that there was a serious shortage of the पैबाकी land। पैबाकी मतलब कौन सी जमीन? ऐसी जमीन, ध्यान रखिएगा, पैबाकी ऐसी जमीन जिसको कि क्या किया गया है, जिसको अलग से रखा गया है कि इसी जमीन में से हमें जागीर डिस्ट्रीब्यूट करना है। There was a shortage of the Paibaki land, right? This reduced the expenses of administration and imperial crown was unable to fund the wars or maintain the nobility's quality of living। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब आपको मैं वो पहलू बताता हूं। अगर आप जानते होंगे, बेसिकली अगर आपने कोई बुक्स अच्छी पढ़ी होंगी, राइट, इसमें भी ऑलरेडी ये चीज पर चर्चा की गई है, इस बुक में भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है। एक्चुअल में क्या होता है, जागीरदारी क्राइसिस से सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है किस पर? एग्रीकल्चरल रेवेन्यू के ऊपर, जो कि गिर जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स जिनको कि वो सरप्लस चाहिए था, जमीन से जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन को बांटने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। क्यों? जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो सबको देना पड़ता था। या जागीर, अगर एक बड़ी जागीर है उसके ऊपर 4 लोगों को बिठा दिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरे दोस्त आप याद रखिएगा, पैबाकी जमीन तो लिमिटेड है। औरंगजेब ने 40%, कितना? 40% ऑफ द लैंड जो है उसको खालिसा में रखा था। किस में रखा था? खालिसा में। मतलब खुद की आर्मी कमजोर नहीं होनी चाहिए, खुद का रेवेन्यू कलेक्शन पुअर नहीं होना चाहिए,
बाकी 60% में अपना करो जो करना है, ठीक है। अगर औरंगजेब अपनी तरफ से थोड़ी सी लैंड जो है वो रिलीज करता तो शायद वो एम्पायर को बचा ले जाता। ऑलराइट, बट यहां पर मैंने बताया ना आपसे कि जब अगर कभी ऐसा हो जाए, देखो हिस्ट्री से हमें लेसन्स मिलते हैं कि जब कभी ऐसा हो जाए कि इंडिविजुअल रूलर जो है अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, रूलर अपने व्यक्तिगत शानो शौकत के लिए अगर राजा स्टेट के और स्टेट की पब्लिक के बारे में सोचना बंद कर दे तो ऐसा राजा और उसका एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। एग्जाम्पल हियर। ओके एवरीवन, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर एवरीबडी। इसके अलावा छोटे छोटे रीजंस और भी बहुत सारे थे, और भी कई सारे रीजंस है, जैसे कि यूरोपियंस का है ना जो एडवेंट होता है इंडिया में, उनके पास एडवांस वेपन्स वगैरह थे भाई, तो देवर लाइक मोर कैपेबल। देन टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस वाज देयर बिकॉज मुगल आर्मी कुछ इनोवेशन नहीं कर रही थी, वही पुराने जमाने की बंदूकें। नेवी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया किसी के द्वारा, मुगल्स के द्वारा पर्टिकुलरली। सोचो मराठास ने अपनी नेवी जो है जबरदस्त डेवलप कर ली थी। अगर आपको याद हो या आपने कभी सुना हो तो है ना, घुराव और गलीवात करके अलग अलग तरीके की शिप्स हुआ करती थी मराठास के पास, है ना, फाइटर शिप्स, ऑब्जर्वर मतलब जो है ना इस तरीके से। लेकिन मुगल्स के पास ऐसा कुछ नहीं था। मुगल्स के पास ज्यादा से ज्यादा क्या था, ट्रेड करने वाले जहाज थे, व्यापार करने वाले, ठीक है ना। शिरीन मुसवी इन्होंने बोला कि द मॉनेटरी क्राइसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स जो है इशू कर दिए गए थे, जिसके चलते मार्केट में करेंसी सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया था, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था, परचेज पावर जो है वो कम हो गई, अल्टीमेटली इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ध्यान रखिएगा वीक सक्सेसर्स हो गया, नोबल्स का इन्फ्लुएंस हो गया, टसल बिटवीन द फैक्शंस, ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक भी रूलर ऐसा ढंग का रूलर नहीं था जो कि पहले के खराब एडमिनिस्ट्रेशन को, खराब पॉलिसीज को बदल करके कुछ अच्छा इंट्रोड्यूस कर सके। एक भी इतना कैपेबल रूलर नहीं मिला औरंगजेब के बाद। नोबल्स का इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त तरीके से एक डिवास्टेटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, मुगल एम्पायर को तोड़ कर रख दिया इन फाइट अमंग द नोबल्स। इस एक कारण ने, अगर वो नोबल्स मिल करके एम्पायर को बचाने की कोशिश करते, याद करिएगा सैयद ब्रदर्स, जुल्फिकार खान उसके पहले, चिनकुलिज खान सैयद ब्रदर्स के बाद, है ना, देन उसके अलावा अगर आपको याद हो तो इमादुल मुल्क, ठीक है ना, ये सब लोग क्या करना चाह रहे थे, अपने पर्सनल बेनिफिट को इन्होंने एम्पायर के बेनिफिट से ऊपर रखा, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए बाकियों के जड़ों को काट दिया। रिजल्ट, मुगल एम्पायर कोलैप्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साइंस और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जाहिर सी बात है, तो इसमें वही देखो, अकॉर्डिंग टू एम अथर अली, यूरोप साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहा था और इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट हो रही थी। मुगल एम्पायर ने एक भी एफर्ट नहीं किया कि एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी को यूरोपियन कंपनीज के आने के बाद ही सही पर अडॉप्ट किया जाए। दे डिड नॉट इवन ट्राई, ठीक है। बाकी भाई टैक्स बेस तो वीक हो ही चुका था। टैक्स बेस वीक होने का मतलब ये हुआ कि एम्पायर का जो टैक्स रिसोर्स वगैरह था वो सब, है ना, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। बाकी जो जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं वही रीजंस थे, जैसे कि इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतें चल रही थी, ठीक है ना। इसके अलावा आर्मी जो है वो मुगलों की अब उतनी स्ट्रांग नहीं रह गई थी, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी बैटल्स में ये लोग हार चुके थे, ठीक है ना। कई लोग जो है वो अपने अपने रीजनल किंगडम को ज्यादा प्रायोरिटी देने लग गए थे, जिसके बदौलत हमने देखा था कि 3 तरीके के स्टेट्स निकल करके आते हैं, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम्स और है ना न्यू स्टेट्स, ठीक है ना। और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जैसे कि फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है ना। सक्सेसर स्टेट्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अवध, हैदराबाद, बंगाल, राइट। इंडिपेंडेंट किंगडम्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें जिनका मुगल से कोई खास लेना देना नहीं था, ठीक है ना, जो कि रेबेलियस किंगडम भी कहलाते हैं, जैसे कि मराठास और सिख वगैरह।
और न्यू स्टेट्स जैसे कि ध्यान रखिएगा, अब इसमें देखो इंडिपेंडेंट किंगडम्स में ऑलरेडी जो है ना, जैसे केरला वगैरह है ना, आई थिंक थोड़ा सा है ना इंटरमिक्स हो गया। इंडिपेंडेंट स्टेट में जैसे केरला वगैरह है ना, केरला में आपको याद होगा ट्रावनकोर स्टेट, ठीक है ना। न्यू स्टेट्स जो हैं ध्यान रखिएगा, ये रेबेलियस किंगडम के तौर पर निकल करके आते हैं। न्यू स्टेट्स जो हैं वो रेबेलियस किंगडम के तौर पर निकल करके आते हैं, यानी कि किसी दौर में ये मुगल एरिया ही का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो रिबेलियन के बाद अलग हो गए, जैसे कि मराठास, जैसे कि सिख वगैरह, जाट स्टेट्स वगैरह, ठीक है। कुल मिलाकर के ये अलग अलग रीजंस जो हैं ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो चुके होंगे। बची खुची कसर जो है, बची खुची कसर कैसे पूरी हो गई? ब्रिटिश इंपैक्ट के द्वारा पूरी हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड स्ट्रिप्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इट्स मोनोपोलिस्टिक अथॉरिटी बाय 1813 एंड कंपनी बिगेन टू ऑपरेट ऑन द गवर्नमेंट्स बिहाफ, ठीक है ना। तो 1833 में क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर, कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर जो है वो आ जाती है। और 1858 है ना, 1 नवंबर क्या होता है? राइट, यहां पर जो है डायरेक्ट क्राउन रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इंडिया क्या बन गया? एक कॉलोनी बन गया, किसकी? यूके की कॉलोनी बन गया। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन में भरपूर मजा आया होगा, कई सारी चीजें आपने जानी होंगी, सीखी होंगी। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द राइज ऑफ द न्यू स्टेट्स, राइट। तो 18th सेंचुरी इंडिया में क्या क्या नए बदलाव होते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।